तो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आए हो गए, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि इसमें मैं सारी चीजों को क्लियर आउट करूंगी। मैंने यहाँ पे कोशिश की कि मैं चीजों को हाईलाइट भी क्यों प्लस पिक्चर के साथ लगाई हूँ, ताकि आप लोगों को जितना ज्यादा चीजें हो उतना ज्यादा क्लियर आउट हो। पर इसके साथ साथ मैं सारी चीजों को क्लियर करूंगी, तो आप लोग है ना कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा और चीजों को नोट करिए, रिवीजन करिए। ये सबसे जरूरी चीज होता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। तो गाइस ये आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट 2 है। जिन्होंने भी वन नहीं देखा वो जाकर वन जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पे चलती है। तो आपसे पूछ रहा है कि देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पे जो है वो कौन सी रेलगाड़ी चलती है। तो आपके ऑप्शन है विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन बी राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी शताब्दी एक्सप्रेस, या ऑप्शन डी थार एक्सप्रेस। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पे जो चलती है ट्रेन वो है विवेक एक्सप्रेस। और अगर इसका मार्ग पूछे कि ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो गाइस आपको याद रखना है कि ये डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक ये ट्रेन चलती है। अगर इसका मार्ग आपसे पूछे तो ये डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिब्रूगढ़ से लेकर कहाँ तक चलती है, तो ये कन्याकुमारी तक चलती है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर अगर आपको सिर्फ राज्य दे दे तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर राज्य पूछ ले तो डिब्रूगढ़ जो है ये आपका कहाँ है, तो डिब्रूगढ़ जो है ये आपका असम में है। ये आपको ध्यान रखना है कि डिब्रूगढ़ कहाँ है guys? ये आपका असम में है। और जो है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी आपका कहाँ है guys? ये ध्यान रखना है। तो कन्याकुमारी जो है ये आपका तमिलनाडु में। तो ये जो है सबसे लंबी रेल मार्ग आपकी कौन सी है, तो विवेक एक्सप्रेस है। सबसे लंबी रेल मार्ग पे जो चलती है वो विवेक एक्सप्रेस चलती है, जो कि असम से लेकर तमिलनाडु, असम के डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक ये चलती है। उसके बाद बात करेंगे कि विवेक एक्सप्रेस जो है वो कितना दूरी तय करती है। अगर इसकी बात आ जाए दूरी तय करने की, तो ये जो दूरी तय करती है guys, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो तय करती है 4273 किलोमीटर जो है ये दूरी तय करती है। कितना करती है, तो 4273 किलोमीटर। ये कितना दूरी तय करती है, 4273 किलोमीटर। उसके बाद बात करेंगे कि विवेक एक्सप्रेस जो है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विवेक एक्सप्रेस जो है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 4 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 4 राज्य कौन कौन से, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो 4 राज्यों से होकर तो गुजरती है, पहले आपको तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये जो 4 राज्य है वो कौन कौन है, तो पहला राज्य जो आपको याद रखना है वो है असम, असम से होकर गुजरती है। दूसरा जो राज्य है, दूसरा आपको याद रखना है ओडिशा। दूसरा कौन सा याद रखना है guys? दूसरा जो है राज्य आपको याद रखना है वो है ओडिशा। और तीसरा जो राज्य याद रखना है guys, तीसरा आपका कौन सा राज्य हो गया जिससे होकर ये ट्रेन गुजरती है, तो तीसरा हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से होकर भी ये ट्रेन गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना। और चौथा जो आपका राज्य हो गया वो कौन सा हो गया, चौथा जो हो गया वो तमिलनाडु। तो ये टोटल जो है ये ट्रेन जो विवेक एक्सप्रेस है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये कितना दूरी तय करती है, तो ये जो दूरी तय करती है वो 4273 किलोमीटर जो है इसकी ये दूरी तय करती है, जो कि इसको टोटल जो है वो 82 घंटा या फिर साढ़े 82 घंटा जो है इसको समय लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आप याद रखिएगा कि ये कितना किलोमीटर दूरी तय करती है और कहाँ से कहाँ तक है। तो ये असम से तमिलनाडु, असम के डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक ये ट्रेन चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सी है। तो आपको बताना है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि वो कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है चिनाब नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन बी व्यास नदी, या ऑप्शन डी रावी नदी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिंधु नदी की जो है वो टोटल कितनी सहायक नदी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी की टोटल जो है वो 5 सहायक नदी है। टोटल कितनी सहायक नदी है ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंधु नदी की जो है वो टोटल 5 सहायक नदी है, जिसमें से आपसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिंधु नदी की 5 सहायक नदी जो है वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पे हम इसको नोट करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है
झेलम। झेलम नदी जो है ये भी सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है झेलम। उसके बाद आपको याद रखना है चिनाब। ये जो है चिनाब जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद आपको याद रखना है व्यास। व्यास जो है ये किसकी है? व्यास जो है ये भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। उसके बाद आपको याद रखना है रावी। रावी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो रावी भी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। और उसके बाद आखिरी जो है वो आपको याद रखना है सतलज। सतलज जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो सतलज जो है ये सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी की टोटल 5 सहायक नदी है, जो कि झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सतलज। ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? 5 नदियों में से सबसे बड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो चिनाब नदी है। ठीक है। तो चिनाब नदी जो है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो है उद्गम स्थल कहाँ से? तो ये हिमाचल प्रदेश है। और अगर पूछे कि हिमाचल प्रदेश के किस दर्रा से इसका स्टार्ट है, तो ये भी याद रखिएगा कि चेनाब नदी का जो है वो उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के कहाँ से? तो ये बारालाचा दर्रा से जो है ये इसका स्टार्ट होता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सी दर्रा से इसका उद्गम स्थल है? तो बारालाचा दर्रा। ठीक है। ये तो दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, बारालाचा दर्रा से। उसका याद रखना है कि चेनाब नदी को जो है वो हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा नदी के नाम से जो जाना जाता है वो चिनाब नदी को जाना जाता है। और कहाँ जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं कि चिनाब नदी की जो है वो कुल लंबाई कितनी है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि चिनाब नदी की जो है, अगर आपसे पूछे कि इसकी जो है कुल लंबाई कितनी है, तो 960 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। ये आपको ध्यान रखना है। चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है गैस? तो ये आपको ध्यान रखना है, 960 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। ठीक है। तो इतना चीज आपको याद रखना है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है, जो कि ये हिमाचल प्रदेश से जो है इसका उद्गम स्थल है, और हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो है चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 960 किलोमीटर जो है वो चिनाब नदी की कुल लंबाई है। सिंधु नदी की जो है वो 5 सहायक नदी है, जिसमें से झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सतलज, जिसमें से सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। तो इतना जो है आपको नोट कर लेना है guys, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है इनमें से कौन सी है? तो आपको बताना है कि हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंगा पर्वत, ऑप्शन बी नमचा पर्वत, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, या ऑप्शन डी शिवालिक। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो नमचा पर्वत। और नमचा पर्वत की जो है ये कुल ऊंचाई कितनी है? अगर आपसे पूछे कि नमचा पर्वत की जो है ये कुल ऊंचाई कितनी है, तो ये जो है ऊंचाई पूछता ही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नमचा पर्वत की जो है ये कुल ऊंचाई जो है ये 7,782 मीटर जो है इसकी कुल ऊंचाई है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है guys? ये आपको ध्यान रखना है। तो 7,782 मीटर जो है ये नमचा पर्वत की जो है ये ऊंचाई है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। उसके बाद बात करते हैं हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी की। तो मैंने ऑप्शन भी ऐसे सेट किए ताकि आपको चीजों को समझाने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो आपको याद रखना है कि हिमालय की जो सबसे पश्चिमी चोटी है वो कौन सी है। तो हिमालय की जो सबसे पश्चिमी चोटी है guys, ये आपको ध्यान रखना है, ये नंगा पर्वत है। ठीक है। उसके बाद अगर इसकी ऊंचाई की बात करें कि नंगा पर्वत की जो है ये ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है गाइस 8,126 मीटर जो है ये उसकी ऊंचाई है। 8,126 मीटर जो है ये किसकी ऊंचाई है? तो नंगा पर्वत की जो है ऊंचाई 8,126 मीटर है। और ये हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है। उसके बात करते हैं हिमालय की सबसे उत्तरी चोटी। उत्तरी चोटी जो है वो कौन सी है? तो हिमालय की सबसे उत्तरी चोटी जो है ये जो है माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी चोटी जो है ये माउंट एवरेस्ट है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें कि इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो 8,848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट एवरेस्ट है। ये हिमालय की उत्तरी चोटी भी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि ये दुनिया माउंट एवरेस्ट जो है ये क्या है, ये आपको लिख लेती हूँ यहाँ पे, ध्यान रखिएगा इसको कि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो कौन है ये आपको ध्यान रखना है। तो दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है।
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। और ये हिमालय की उत्तरी चोटी भी है और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो है ये आपको याद रखिएगा, ये पूछता ही है कि हिमालय की जो है वो ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर। उसके बाद बात करेंगे हिमालय की दसवीं चोटी। हिमालय की जो दसवीं चोटी है guys, ये आपको ध्यान रखना है, ये शिवालिक है, ठीक है। तो ये कौन सी चोटी है guys, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये दसवीं चोटी है, ठीक है। दसवीं चोटी जो है ये कौन सी है, तो शिवालिक है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये हिमालय की दसवीं चोटी है। तो उत्तरी चोटी, पश्चिमी, पूरब और उत्तर, इसमें जो है सारी चीजों को क्लियर कर दियो कि हिमालय के उत्तर साइड में कौन सा है, और पूरब साइड में कौन सा है, और दक्षिण में कौन सा है, और उत्तर में कौन सा है। प्लस इसके साथ साथ सारी ऊंचाई भी है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो है वो निम्नलिखित में से क्या है। तो आपसे पूछ रहा है कि सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है। तो आपके ऑप्शन है NaNO3, ऑप्शन बी Na2SO4.10H2O, ऑप्शन सी KNO3, या ऑप्शन डी K2CO3। तो यहाँ से जो है आपको एक प्रश्न रहता है एग्जाम में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि किसका कौन सा सूत्र है। तो सबसे पहले अगर बात करें सोडियम नाइट्रेट का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है NaNO3 जो है ये सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद बात करते हैं Na2SO410H2O, ये किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो सोडियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र है ये क्या है, ये गाइस ये आपको नोट कर लेना है कि किसका कौन सा सूत्र है, प्लस इसको याद भी करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप याद रखिएगा कि सोडियम सल्फेट का जो है वो रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम सल्फेट का जो है ये रासायनिक सूत्र है गाइस, आपको ध्यान रखना है Na2SO4.10H2O। उसका KNO3 जो है ये किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो है वो होता है KNO3, ठीक है। तो ये है नाइट्रेट, नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है गाइस, तो ये KNO3 जो है ये पोटेशियम नाइट्रेट का है। उसके बाद K2CO3, ये पोटेशियम कार्बोनेट का, तो पोटेशियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है guys, ये आपको ध्यान रखना है। तो पोटेशियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो KNO3, जो K2CO3 जो है ये किसका है, ये पोटेशियम कार्बोनेट का है, ये आपको ध्यान रखना है। और पोटेशियम नाइट्रेट का जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट का होता है K2CO3 और पोटेशियम नाइट्रेट का होता है KNO3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, या ऑप्शन डी ऑस्मियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मानव शरीर में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन। और इसका जो है वो द्रव्यमान कितना होता है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर द्रव्यमान अगर पूछे तो लगभग इसका द्रव्यमान जो होता है वो 65% होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है guys, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो 65% होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लिथियम की बात करें तो लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु होती है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। लिथियम जो होती है ये क्या होती है, ये सबसे हल्की धातु होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या होती है गाइस, तो ये सबसे हल्की धातु होती है जो कि लिथियम होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं सबसे हल्का तत्व का। तो सबसे हल्का तत्व जो होता है वो कौन सा होता है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे हल्का तत्व जो होता है ये हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो सबसे हल्की जो धातु होती है वो कौन सी, वो होती है सबसे हल्की धातु लिथियम। लेकिन सबसे हल्का अगर तत्व पूछ ले, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे हल्का जो तत्व होता है वो हाइड्रोजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें ऑस्मियम की, तो ऑस्मियम जो है गाइस ये सबसे भारी तत्व है, ठीक है। तो सबसे भारी तत्व जो है ये कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे हल्का तत्व, सबसे भारी तत्व, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। तो गाइस आपको याद रखना है ये सबसे भारी तत्व है, ठीक है। तो सबसे भारी तत्व कौन है, तो सबसे भारी तत्व जो है ये आपका ऑस्मियम है, ये आपको ध्यान रखना है। लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु और हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्का तत्व है। और मानव शरीर में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला है जो कि ऑक्सीजन है, जो कि इसका द्रव्यमान है 65%। उसके बाद बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रह्मांड में जो है वो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा अधिक तत्व पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मांड में
कौन सा तत्व पाया जाता है guys, ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्रह्मांड में जो है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो है ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मानव शरीर में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है वो ऑक्सीजन है, और ये ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा यानी कि सबसे अधिक मात्रा में ये पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक मात्रा में। और कौन सा पाया जाता है, ये हाइड्रोजन, जो कि सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन को अवारा तत्व के भी नाम से जाना जाता है। अवारा तत्व के नाम से किसे जाना जाता है, तो हाइड्रोजन को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बुर्जिल दर्रा जो है वो स्थित है। तो आपको बताना है कि बुर्जिल दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बुर्जिल दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं बुर्जिल दर्रा जो है ये किसको किसको जोड़ती है। तो बुर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये किसको जोड़ती है, तो ये श्रीनगर को जो है ये किससे जोड़ती है, तो श्रीनगर को गिलगित से कौन जोड़ता है, तो श्रीनगर को गिलगित से जो जोड़ती है वो बुर्जिल दर्रा जोड़ती है। आपको ध्यान रखना है श्रीनगर को गिलगित से, गिलगित। सो गाइस आपको याद रखना है कि श्रीनगर को गिलगित से कौन जोड़ता है, तो श्रीनगर को जो गिलगित से जोड़ता है ये आपका बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपको नोट कर लेना है कि श्रीनगर को गिलगित से कौन जोड़ता है, तो ये बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ जो है सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि बुर्जिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में, और दूसरा आपको याद रखना है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जो है ये कहाँ गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। पीर पंजाल दर्रा जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद है पीर पंजाल दर्रा। उसके बाद आपको याद रखना है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है guys? ये आपको याद रखना है जोजिला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है, तो जोजिला दर्रा जो है ये भी आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आपको याद रखना है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है ये कहाँ है guys? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बनिहाल दर्रा जो है ये भी आपके जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो आपको बुर्जिल दर्रा से आपको ये याद रखना है कि ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। अगर जो जिला दर्रा की बात करें guys, जो जिला दर्रा जो है ये किसको जोड़ती है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। तो श्रीनगर को लेह से जो जोड़ती है वो कौन जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो श्रीनगर को जो लेह से जोड़ती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। श्रीनगर को जो लेह से जोड़ती है वो जोड़ती है जोजिला दर्रा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है। पूछा गया था कि श्रीनगर को लेह से जो जोड़ता है वो कौन सा दर्रा जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। श्रीनगर को जो लेह से जोड़ता है वो जोजिला दर्रा जोड़ता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि श्रीनगर को गिलगित से कौन जोड़ता है, या फिर आपको याद रखना है कि श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो दर्रा से रिलेटेड आपको प्रश्न याद रखना पड़ेगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो जम्मू को श्रीनगर से जो जोड़ता है, तीन जो है वो पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा कि जम्मू को जो है वो श्रीनगर से जो जोड़ता है ये आपका बनियाल दर्रा जोड़ता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, ये तो आप याद रखिएगा ही। तो आपको ये याद रखना है कि जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है गाइस, तो जम्मू को श्रीनगर से जो जोड़ता है वो बनियाल दर्रा जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारा चीज क्लियर करती हूँ गाइस ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और इसमें सारी एक एक चीज को क्लियर कर दूं कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। मैं दोबारा बता रही हूँ गाइस कि जो बुर्जिला दर्रा है आपको ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जो जिला दर्रा है आपका वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और जम्मू को श्रीनगर से जो जोड़ता है वो बनियाल दर्रा जोड़ता है, ठीक है। तो इतना चीजें आपको याद रखना है, और कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में, इतना भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। तो आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्याग पत्र देता है, तो वो किसको देता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति को, या ऑप्शन डी भारत के गृह मंत्री को। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है। उसके बाद बात करें कि ये जो है न्यायाधीश जो अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को, ये किस अनुच्छेद के तहत देता है। तो ये भी जो है आर्टिकल कभी कभी पूछ देता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है गाइस कि ये किस अनुच्छेद के तहत जो है ये त्यागपत्र देता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है वो किस आर्टिकल के तहत यानी किस अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद 124(2) के तहत जो है ये अपना त्यागपत्र देता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि न्यायाधीश का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो प्रावधान है ये किस आर्टिकल में है, तो अगर प्रावधान, ये तो त्यागपत्र देता है गाइस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसका प्रावधान पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद के तहत है, अगर ये आप पूछता है तो ये अनुच्छेद 124 के तहत, ठीक है।
तो त्याग पत्र देता है वो अनुच्छेद 124 दो के तहत देता है, ठीक है। और इसका जो प्रावधान है न्यायाधीश का वो किस में है, तो वो 124 में है, ये आपको ध्यान रखना है इतना चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों का जो मिलन स्थल है वो कौन सा पहाड़ी है जो कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में आके मिलती है। तो यानी कि जो मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ जहाँ पे सर्कल कर रही हूँ, यहाँ पे जो है वो पहाड़ी होगा जो कि आपका जो है यहाँ पे जो है ये कहाँ आगे मिलता होगा, जो कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये तीनों का मिलन स्थल है, जो कि कौन सी पहाड़ी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन बी पालनी पहाड़ी, ऑप्शन सी अन्नामलाई की पहाड़ी, या ऑप्शन डी नंदी पहाड़ी। सो so, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के राज्यों का मिलन स्थल है। सबसे पहले आपको यह याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में जो है ये दोनों आकर कौन सी मिलती पहाड़ी है, तो ये भी नीलगिरी पहाड़ी है। तो इस टाइप से अगर पूछे तो इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो रहते ही है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये पूछता ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके जो नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है गाइस ये कौन सी है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है गाइस ये आपको याद रखना है, डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस, तो ये आपको याद रखना है डोडा बेटा, इसकी सबसे ऊंची चोटी। अगर इसकी ऊंचाई पूछे कि इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है गाइस, तो इसकी जो ऊंचाई है ये आपको याद रखना है 2637 मीटर। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है गाइस, तो 2637 मीटर जो है ये डोरा बेटा की ऊंचाई है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 2637 मीटर ऊंचाई। उसके बाद अगर बात करते हैं गाइस, यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिएगा कि ये जो है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये जो है इसका ये क्या है, डोडा बेटा। तो डोडा बेटा को आपको याद रखना है गाइस कि ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कौन है, ये आपको याद रखना है। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है, ये दूसरी ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है, तो ये डोडा बेटा है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, दूसरी ऊंची चोटी। और इसकी जो है कुल ऊंचाई कितनी है, तो 2637 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो इस सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इतना प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे गाइस, तो प्लीज नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जनपद जो है वो कौन सा है। तो यानी कि आपसे बोला है कि दक्षिण भारत में जो है आपका सिर्फ एक जनपद जो है दक्षिण भारत में स्थित था, तो वो कौन सा जनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कम्बोज, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी असमक, या ऑप्शन डी मगध। सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। असमक जो है ये सिर्फ दक्षिण भारत में स्थित है। तो ये एकमात्र ऐसा है जो सिर्फ दक्षिण भारत में स्थित है, ठीक है। बाकी जो है एकमात्र ऐसा है जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ये आपका 15 जो है ये किस कहाँ स्थित है guys, ये आपको ध्यान रखना है। 15 जो आपका जो महाजनपद है वो आपका उत्तर भारत में स्थित है। तो यहाँ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखिएगा कि 15 महाजनपद जो है ये कहाँ स्थित है। तो 15 महाजनपद जो है ये आपको याद रखना है कि ये उत्तर भारत में स्थित है। और सिर्फ एक महाजनपद जो है आपका 16 में से एक जो है जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, और ये किस नदी के पास है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये असमक जो है ये गोदावरी नदी के पास है। तो आपको असमक से इतना ही पॉइंट याद रखना है, जो कि ये किस पहला पूछता है कि ये कौन सी जो है आपको दक्षिण भारत में स्थित है, तो असमक। और अगर पूछे कि असमक जो ये किस नदी के पास है, या फिर दक्षिण भारत का एकमात्र जो है आपका महाजनपद जो कौन सा है जो कि गोदावरी नदी के पास है, तो ये असमक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी। तो आपको बताना है कि सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो किन स्टेशन के बीच में चली थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली से थाने तक, ऑप्शन बी मुंबई से दिल्ली तक, ऑप्शन सी मुंबई से थाने तक, या ऑप्शन डी मुंबई से पुणे तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में जो सबसे पहले जो है किन स्टेशन के बीच चली थी, तो मुंबई और ठाणे के बीच चली थी, ये सबसे पहली ट्रेन चली थी। और अगर अगर पूछ ले कि ये कब चली थी, तो ये भी आपको याद रखना 1853 में जो है ये ट्रेन सबसे पहले चली थी, जो कि 1853 में ट्रेन सबसे पहले चली थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चली थी।
अगर बात करें कि इस समय जो है वो किस ब्रिटिश काल का जो है वो शासन था, तो ये भी आपको याद रखना है। ये लॉर्ड डलहौजी थे उस समय। लॉर्ड डलहौजी जो थे वो क्या थे गाइस, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी थे उस समय के गवर्नर जनरल थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड डलहौजी उस समय क्या थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो लॉर्ड डलहौजी जो है उस समय के गवर्नर जनरल थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या है, तो गवर्नर जनरल थे। अगर आपको याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी जो थे उस समय जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि गवर्नर जनरल थे। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जनपद तथा उसकी राजधानी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। यानी कि एक तरफ से जो है वो आपको जनपद दिया होगा और दूसरी तरफ से जो है उसकी राजधानी दी हुई है, और उसमें से जो है कोई एक जो होगा जो कि उसकी राजधानी गलत है, तो ये आपको पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपसे क्या बोला है कि वज्जी, जिसकी राजधानी आपको बोला है कि वैशाली है। ऑप्शन बी आपसे बोला है कि अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा है। ऑप्शन सी आपसे बोला है कि कंबोज महाजनपद, जिसकी राजधानी राजपुर है। या ऑप्शन डी आपसे बोल रहा है कि अवंती, जिसकी राजधानी वाराणसी है। तो अगर बात करें कि वज्जी, वज्जी की राजधानी कहाँ है, तो वज्जी की राजधानी वैशाली है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद बात करें अंग की राजधानी, अंग की राजधानी जो है ये कहाँ है, तो अंग की राजधानी चंपा है। उसके बाद बात करते हैं कंबोज, कंबोज की राजधानी जो है ये कहाँ है, तो कंबोज की राजधानी जो है ये राजपुर है। उसके बाद वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अवंती की राजधानी जो है ये कहाँ है, तो अवंती की जो राजधानी है वो उज्जैन है। तो अवंती की राजधानी जो है उज्जैन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें वाराणसी, वाराणसी जो है ये जो राजधानी है वाराणसी, ये काशी की राजधानी है। तो काशी की राजधानी जो है वो कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि काशी की जो राजधानी है वो वाराणसी है। काशी की राजधानी कहाँ है, तो काशी की राजधानी जो है ये वाराणसी है। उसके बाद अवंती की जो राजधानी है कहाँ है, तो अवंती की राजधानी जो है ये उज्जैन में है। तो इस तरीके से आपको जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि इसका कथन जो है ये गलत है, क्योंकि अवंती की राजधानी जो है वाराणसी नहीं उज्जैन है। वाराणसी जो है वो काशी की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कान्हा बाग अभ्यारण्य जो है वो इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि कान्हा बाग जो अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन डी तेलंगाना में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कान्हा बाग अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कि कान्हा बाग अभ्यारण्य की जो है वो स्थापना कब हुई थी, तो कान्हा बाग अभ्यारण्य की जो स्थापना अगर पूछे तो सबसे जरूरी चीज है कि इसकी स्थापना ही पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1955 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1955 ईस्वी में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में जो है वो कौन सा बाघ अभ्यारण्य है, तो महाराष्ट्र में जो है वो पेंच पेंच बाघ अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। पेंच बाघ अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है, तो पेंच बाघ अभ्यारण्य जो है ये आपको ध्यान रखना है। पेंच बाघ अभ्यारण्य जो ये कहाँ है, तो पेंच बाघ अभ्यारण्य जो है ये महाराष्ट्र में, ठीक है। और जो कान्हा बाघ अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आपको बताना है कि तुलबुल परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चिनाब नदी पर, ऑप्शन बी झेलम नदी पर, ऑप्शन सी ताप्ती नदी पर, या ऑप्शन डी कोसी नदी पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तुलबुल परियोजना जो है ये कहाँ स्थित है, तो तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बोले कि तुलबुल परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो तुलबुल परियोजना जो है ये हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुलबुल परियोजना जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो तुलबुल परियोजना है ये हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। उसके बाद जो है सिर्फ तुलबुल परियोजना जो है जो कि झेलम नदी पर नहीं है। दो परियोजना जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपको याद रखना है। तो पहला परियोजना आपको याद रखना है उड़ी परियोजना। उड़ी परियोजना जो है ये आपका झेलम नदी पर है, और ये भी किस राज्य में हो गया, तो ये भी जम्मू कश्मीर में हो गया, जो कि उड़ी परियोजना है, ठीक है। तो एक तुलबुल परियोजना, दूसरा को याद रखना है उड़ी परियोजना, जो कि ये भी झेलम नदी पर है। उसके बाद उड़ी परियोजना के बाद एक और आपको याद रखना है किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना जो है ये कहाँ है, दूसरा को याद रखना है किशन गंगा परियोजना जो है ये भी झेलम नदी पर है। किशन गंगा परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये झेलम नदी पर स्थित है। और दूसरा को याद रखना है कि ये जो परियोजना है ये किस राज्य में है, तो ये जो परियोजना है ये जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर से टोटल 3 परियोजना आपको याद रखना है, जिसमें तुलबुल परियोजना, उड़ी परियोजना और किशन गंगा परियोजना, ये तीनों झेलम नदी पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में। सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो तुलबुल परियोजना पूछा जाता है, उसके बाद उड़ी परियोजना, ये दो परियोजना जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इनमें से किसके द्वारा मिट्टी में क्षारीयता को सही किया जाता है। तो किसके द्वारा जो है, जिसमें मिट्टी में क्षारीयता अगर होगी किसी मिट्टी में, तो उसको जो है सही किया जाता है। तो निम्न में से बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि, ऑप्शन बी खेतों में जिप्सम का उपयोग, ऑप्शन डी शुष्क कृषि विधि, या ऑप्शन डी वृक्षारोपण। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी फसल को उगाने के लिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं उसके पीएच लेवल की, तो पीएच लेवल पे इसका याद रखना है। किसी भी फसल को उगाने के लिए भूमि का जो पीएच लेवल है वो कितना होना चाहिए, तो 6 से 7 होना चाहिए। भूमि का पीएच कितना होना चाहिए, तो 6 से 7 होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अगर किसी भी मिट्टी में जो है वो अम्लीयता है, तो उसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चूना का प्रयोग करते हैं। चूने का प्रयोग किस लिए करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो चूने का जो प्रयोग किया जाता है, ये अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पहला तो आपको ये याद रखना है कि अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अम्लीयता को दूर करने के लिए जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है guys? अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि जिप्सम, जिप्सम का उपयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है guys? ये आपको ध्यान रखना है। तो जिप्सम का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है क्षारीयता को दूर करने के लिए। तो चूने का उपयोग किया जाता है मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए, और जिप्सम का उपयोग किया जाता है क्षारीयता को दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है क्या पूछ रहा था आपसे, कि किसी भी मिट्टी का जो है क्षारीयता अगर सही करना है तो उसमें क्या उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि खेतों में जिप्सम का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी जगह पूछता है कि किसी भी मिट्टी की अम्लीयता को सही करने के लिए क्या करते हैं, तो उसमें चूने का उपयोग होता है, यानी कि खेत में चूने का उपयोग होता है, और जिप्सम क्षारीयता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है। तो आपको बताना है कि कौन सा मंदिर है जो गुप्त कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भीतरगांव का मंदिर, ऑप्शन बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन सी भूमरा का शिव मंदिर, या ऑप्शन डी तिगवा का विष्णु मंदिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर जो है, ये गुप्त का स्थापत्य कला का जो है वो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करें कि इस मंदिर का जो है वो निर्माण किसने करवाया था, सबसे पहले इसके निर्माण की बात करते हैं कि इसकी जो निर्माण कराया था इस मंदिर का, इस मंदिर का जो है वो निर्माण किसने करवाया था। तो अगर बात करें इस मंदिर के निर्माण की, तो गुप्त शासक थे नरसी गुप्त। नरसी गुप्त के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था, तो ये गुप्त शासक थे, और इसी के द्वारा जो है ये निर्माण कराया गया था इस मंदिर का। और इस मंदिर का जो है वो निर्माण कब कराया गया था, तो लगभग जो है इस मंदिर का निर्माण कराया गया था वो 6वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो कब किया गया था। तो इस मंदिर का निर्माण जो है ये 6वीं शताब्दी में किया गया था, जो कि गुप्त शासक थे। कौन, जो कि नरसी गुप्त थे, जिनके द्वारा देवगढ़ का दशावतार मंदिर किया गया था स्थापित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हमसे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो है वो निर्देश दे सकती है। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 280 के तहत, या फिर ऑप्शन बी अनुच्छेद 320 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 248 के तहत, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 256 के तहत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो निर्देश दे सकती है वो संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत दे सकती है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 280 की। तो अनुच्छेद 280 में गैस आपको याद रखना है कि वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो किसमें गैस, तो वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है आप याद रखिएगा ये 280 में। ठीक है, तो ये वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, ये आपको याद रखना है। 280 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न था आपका। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 320 का। अनुच्छेद 320 में जो है ये आपको क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गैस आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 320 में जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है। ठीक है, तो अनुच्छेद 320 में क्या है, ये आपको याद रखना है कि संघ लोक सेवा का जो कार्य है इसका उल्लेख जो किया गया है वो किसमें किया गया है, तो संघ लोक सेवा के कार्यों का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 320 में किया गया। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो संघ लोक सेवा के कार्यों का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो इसमें जो है किसके बारे में उल्लेख किया गया, तो कार्यों का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्यों का उल्लेख, और अनुच्छेद किसमें है ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 320 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हमारे शरीर को मस्तिष्क से इनमें से कौन जोड़ता है। तो आपको बताना है कि हमारे शरीर में जो मस्तिष्क से जोड़ता है वो कौन जोड़ता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी सेरिब्रम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारे शरीर
को मस्तिष्क से जोड़ता है। उसके बाद आपको याद रखना है तंत्रिका तंत्र से ये कितने में होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो तंत्रिका तंत्र जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो तंत्रिका तंत्र जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, और इनमें से कौन कौन है, तो पहला आपको याद रखना है तंत्रिका का ही प्रकार है। तो पहला जो प्रकार है वो कौन सा है, तो पहला जो प्रकार है वो केंद्रीय तंत्रिका। इस केंद्रीय तंत्रिका जो है ये किसका प्रकार है, तो केंद्रीय तंत्रिका जो है ये तंत्रिका तंत्र का प्रकार है। तो केंद्रीय तंत्रिका जो है पहला हो गया, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका जो हो गया वो केंद्रीय तंत्रिका हो गया, और दूसरा जो हो गया वो कौन सा हो गया, दूसरा आपको याद रखना है परिधीय तंत्रिका। परिधीय तंत्रिका ये भी जो है ये किसका, तंत्रिका तंत्र का जो है ये है, तो ये आपको याद रखना है परिधीय तंत्रिका। ठीक है, तो यहाँ पे से जो है इतना प्रश्न आपको याद रखना है। अगर केंद्रीय तंत्रिका की बात करेगा तो इसको नोट कर लीजिएगा, केंद्रीय तंत्रिका में जो है वो क्या शामिल होता है, तो केंद्रीय तंत्रिका में जो है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जा जो है ये आपका शामिल होता है। तो ये जो है ये कौन शामिल होता है, तो ये केंद्रीय तंत्रिका का मैं लिखा रही हूँ, तो इसको नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय तंत्रिका में जो है ये आपका कौन सा शामिल होता है, तो मस्तिष्क, और उसके साथ साथ जो शामिल होता है वो मेरुरज्जु। ठीक है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है ये किसमें शामिल होती है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से पुष्पों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है। तो आपको बताना है कि जो पुष्पों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंटेमोलॉजी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी, या ऑप्शन डी एंथोलॉजी। तो क्या इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पुष्पों का जो अध्ययन कहलाता है वो एंथोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एंटेमोलॉजी की बात करें तो एंटेमोलॉजी में जो है वो किसका अध्ययन होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो एंटेमोलॉजी में जो है वो कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कीटों का जो अध्ययन कहलाता है वो एंटेमोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में जो है वो क्या होता है गाइस, तो पोमोलॉजी में जो है वो फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो फलों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है पोमोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। उसके बाद फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में जो है वो किसका अध्ययन होता है गाइस, शैवाल का। शैवाल का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है गाइस, आपको ध्यान रखना है। तो शैवाल का जो अध्ययन कहलाता है वो फाइकोलॉजी कहलाता है, और एंथोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन कहलाता है, एंथोलॉजी जो है ये पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो एंथोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो एंथोलॉजी जो है ये पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। तो आपको बताना है कि फास्फोरस को जो पानी में रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्योंकि उसका ज्वलन तापमान जो है वो बहुत अधिक होता है, या ऑप्शन बी क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान जो है वो बहुत अधिक होता है, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान जो है वो कम होता है, या ऑप्शन डी क्योंकि उसका ज्वलन तापमान जो है वो बहुत कम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फास्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान जो है वो कम हो जाता है, इसीलिए इसे फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। और कौन से फास्फोरस को, तो याद रखिएगा सफेद फास्फोरस को रखा जाता है। कौन सी फास्फोरस को, तो सफेद फास्फोरस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि खजुराहो हवाई अड्डा जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि जो खजुराहो का हवाई अड्डा जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी गुजरात में। तो क्या इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। खजुराहो का जो हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है, वो मध्य प्रदेश में। उसके बाद अगर बात करें कि खजुराहो के हवाई अड्डा की जो है वो स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि खजुराहो के हवाई अड्डा की जो स्थापना हुई थी गाइस वो 1978 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में और कौन कौन सा जो है हवाई अड्डा है, तो मध्य प्रदेश में जो है ये आपको जो है याद रखना है। मध्य प्रदेश में जो वो टोटल 2 हवाई अड्डा आपको याद रखना है, जिसमें से पहला आपको याद रखना है राजा भोज हवाई अड्डा। राजा भोज हवाई अड्डा जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजा भोज हवाई अड्डा जो है ये कहाँ स्थित है, तो राजा भोज हवाई अड्डा जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ है गाइस, तो राजा भोज हवाई अड्डा जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, पहला आपको ये याद रखना है। उसका दूसरा अगर बात करें, दूसरा कौन सा है जो आपका जो है स्थित है मध्य प्रदेश में, डुमना हवाई अड्डा। डुमना हवाई अड्डा जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो डुमना हवाई अड्डा जो है ये भी आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना चीज याद रखना है। उसका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो है ये हमारा कौन सा हवाई अड्डा है ये भी आपको बताना है। तो अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में हमारा विजयवाड़ा सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, विजयवाड़ा हवाई अड्डा जो कहाँ है ये आपको ध्यान रखना है। तो विजयवाड़ा हवाई अड्डा जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो विजयवाड़ा हवाई
अड्डा जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो विजयवाड़ा हवाई अड्डा ये हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है। तो आपको बताना है कि कौन सी धातु है जो सबसे अधिक मुलायम धातु है। तो आपके ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी पारा या ऑप्शन डी सीसा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे अधिक मुलायम जो धातु होती है वो सोना होती है, ठीक है। उसके बाद अगर सोना से इंपॉर्टेंट बात अगर याद रखना है तो धातुओं का राजा जो है वो किसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि धातुओं का जो राजा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो धातुओं का जो राजा कहा जाता है वो सोना को कहा जाता है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है ये आपको ध्यान रखना है। तो धातुओं का राजा जो कहा जाता है वो सोना को कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें स्वतंत्र अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि स्वतंत्र अवस्था में जो है ये कौन सा धातु पाया जाता है। तो स्वतंत्र अवस्था में जो धातु पाई जाती है वो पाई जाती है सोना, ठीक है। तो ये जो है अगर धातुओं का राजा पूछे ना पूछे, लेकिन ये वाला जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। तो स्वतंत्र अवस्था में जो पाई जाती है वो जो पाई जाती है वो सोना पाई जाती है, ठीक है। और सबसे मुलायम धातु कौन सी होती है, तो सबसे मुलायम धातु जो होती है ये भी हमारा सोना होता है। तो यहाँ से 3 पॉइंट आपको याद करना है। उसके बाद बात करते हैं क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर जो है वो किसे कहा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्विक सिल्वर जो कहा जाता है वो पारा को कहा जाता है। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है ये आपको ध्यान रखना है गाइस। तो क्विक सिल्वर जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, तो क्विक सिल्वर जो है ये पारा को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है कि किस प्रकार की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हिमालय पर्वत श्रृंखला आता है। तो जो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है। तो आपके ऑप्शन है ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन बी अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन सी वलित पर्वत या ऑप्शन डी संचित पर्वत। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हिमालय जो है एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत और कौन कौन सी, जरूरी नहीं सिर्फ से आपसे हिमालय पूछेगी, हिमालय जो वो कौन सी पर्वत है। आपको याद रखना है कि जो आपका वलित पर्वत में जो आता है सबसे पहले आपको याद रखना है आल्पस। आल्पस जो है ये किस कौन सी पर्वत में आता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आल्पस आल्पस जो है ये आपका जो है एक वलित पर्वत है। उसके बाद आपको याद रखना है रॉकी। रॉकी पर्वत जो है ये आपका कौन सा है गाइस, ये आपको याद रखना है। रॉकी पर्वत भी जो है ये आपका कौन सा ये है, तो रॉकी पर्वत भी जो है ये आपका एक वलित पर्वत है। उसके बाद अगर बात करते हैं गाइस एंडीज। एंडीज भी जो है ये कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि एंडीज भी जो है ये आपका वलित वलित पर्वत है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि वलित पर्वत कौन सा है, तो इंडीज जो है ये आपका एक वलित पर्वत है। उसके बाद आपको याद रखना है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भी जो है ये कौन सा पर्वत है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो अरावली भी जो है ये सबसे जो है अरावली पर्वत भी जो है ये आपका वलित पर्वत है। उसके बाद अरावली पर्वत के एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अरावली पर्वत जो है ये सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है गाइस, आपको ध्यान रखना है। तो अरावली पर्वत जो होता है ये कौन सा पर्वत होता है, तो अरावली जो होता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे प्राचीन पर्वत है। तो कौन सी पर्वत है, तो सबसे प्राचीन पर्वत में कौन आता है, अरावली पर्वत। तो ये किस श्रेणी में आता है, तो सबसे प्राचीन पर्वत की जो श्रेणी में आता है ये आता है अरावली पर्वत और ये एक वलित पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम जो है वो क्या है। तो आपको बताना है कि विटामिन बी 3 का जो रासायनिक नेम होता है वो क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए निकोटिनिकल अम्ल, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निकोटिनिक अम्ल जो होता है ये भी विटामिन बी 3 का रासायनिक नेम है और नियासिन भी जो है ये भी विटामिन बी 3 का रासायनिक नेम है। लेकिन बहुत लोगों को यही पता होगा कि नियासिन जो है ये इसका रासायनिक नेम है और गलत कर देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि विटामिन बी 3 का जो है वो स्रोत कौन कौन सा है, तो कभी कभी स्रोत भी जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विटामिन बी 3 का जो है वो कौन कौन सा स्रोत है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है मांस। मांस और जो मछली होता है ये विटामिन बी 3 का स्रोत है, ये आपको ध्यान रखना है मांस और मछली, ठीक है। ये किसका स्रोत है, तो ये विटामिन बी 3 का है। उसके बाद आपको याद रखना है विटामिन बी 3 के अन्य स्रोतों में से आपको याद रखना है बीज। बीज हो गया या फिर अंडा हो गया, ये सब जो है ये किसका है, ये विटामिन बी 3 का स्रोत हुआ। अंडा हुआ, उसके बाद आपको याद रखना है दूध, ये सब किसका है गाइस, ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सब जो है ये किसका स्रोत है, तो ये विटामिन बी 3 का है, ठीक है। उसका हरी पत्तीदार सब्जी, ये सब विटामिन बी 3 के स्रोत है। विटामिन बी 3 का जो है वो काम क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को जो है ये ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ये क्या करता है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट के बाद जो है आपको क्या याद रखना है? वसा। कार्बोहाइड्रेट को भी ये बदलता है। उसके बाद आपको याद रखना है वसा, इसे भी ये ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद प्रोटीन, इस तीनों को जो है ये किस में बदलता है गाइस? तो इस तीनों को जो है ये ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। विटामिन B3 का काम क्या होता है कि ये ऊर्जा और प्रोटीन को जो है बदलने में जो है ये किसमें मदद करता है? ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है कि जल में तैरना न्यूटन गति की किस नियम के कारण संभव है? तो आपको बताना है कि जल में जो तैरते हैं तो वो न्यूटन गति के किस नियम के कारण जो है ये तैरते हैं। तो आपके ऑप्शन ए प्रथम नियम के अनुसार, ऑप्शन बी द्वितीय नियम के अनुसार, ऑप्शन डी तृतीय नियम के अनुसार, या ऑप्शन डी ये सभी। सो गाइस जल में तैरना जो है वो न्यूटन की तृतीय गति नियम के अनुसार होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृतीय नियम को क्या कहते हैं? तो इसे आपको याद रखना है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। तृतीय नियम को क्या कहते हैं कैसे आपको ध्यान रखना है। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम जो है वो किसे कहते हैं? तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम जो है ये न्यूटन की तीसरी गति के कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें क्रिया प्रतिक्रिया नियम, उसका जो है द्वितीय नियम को क्या कहते हैं ये आपको याद रखना है। तो संवेग का नियम। द्वितीय न्यूटन की द्वितीय गति जो है वो क्या कहलाती है? तो संवेग का नियम जो है वो क्या कहलाती है? न्यूटन के द्वितीय गति का नियम। तो ये आपको याद रखना है कि संवेग का नियम जो ये क्या कहलाता है? तो न्यूटन का द्वितीय गति जो कहलाता है वो कौन सा नियम कहलाता है? तो संवेग का नियम। अब मैं आपको बताती हूँ कि जल में तैरना जो है वो न्यूटन की तृतीय गति से कैसे संभव है। यानी कि इसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम करते हैं। जब हम जल में जो तैरते हैं तो जो अपने हाथों से जो है वो पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, जिसकी वजह से ये क्रिया हुआ। और प्रतिक्रिया इसमें क्या होता है कि जब हम इसे पानी को जो पीछे की तरफ जो धकेलते हैं तो फिर आपको जो है वो पानी आगे की ओर धकेलता है, ठीक है। तो यही हो जाता है क्रिया और प्रतिक्रिया नियम। यानी कि अगर हम पानी को पीछे जब हाथ में दोनों हाथ से पैर को और पैर से जो हम पानी को पीछे धकेलते हैं तो फिर क्या होता है कि जो पानी होता है वो आपको आगे की ओर धकेलता है। इसीलिए ये न्यूटन का तृतीय गति नियम है, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया नियम। तो ये क्रिया भी होता है, उसके साथ ही आपको प्रतिक्रिया देखने को भी मिलता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये न्यूटन का तृतीय गति नियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। इस क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? यानी कि भारत में जो सिक्कों को जारी करता है वो कौन जारी करता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो गाइस सिक्कों को में जारी करने के लिए जो करता है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के जो द्वारा जो है वो भारत में सिक्कों को जारी किया जाता है। तो उसके बाद आपको ये याद रखना है सबसे जरूरी चीज कि 2011 का जो अधिनियम था ये किस अधिनियम के तहत? 2011 के अधिनियम के तहत जो है वो सिक्कों को कौन जारी करता है ये आपको ध्यान रखना है। तो 2011 के अधिनियम के अनुसार जो है वो सिक्कों को जारी करने का जो अधिकार है वो वित्त मंत्रालय के पास है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है वो सिक्का निर्माण किया जाता है। सिक्का निर्माण जो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो सिक्का का निर्माण भी इसी के द्वारा होता है। यहाँ तक कि इसका डिजाइन वगैरह भी जो तैयार करता है वो कौन तैयार करता है? तो ये आपको याद रखना है कि ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है ये आपको याद रखना है कि रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता। बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिजर्व बैंक के द्वारा जो है वो सिक्का जारी नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, रिजर्व बैंक के द्वारा जो है वो सिक्कों का प्रचलन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो सिक्कों को प्रचलन में लाने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक से आपको क्या याद रखना है कि ये सिक्कों को प्रचलन में लाने का काम करता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है ये क्या करता है? तो सिक्कों को प्रचलन में लाने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। लेकिन सिक्कों को जारी करने का अधिकार किसको? वित्त मंत्रालय को है, रिजर्व बैंक को नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है कि संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? तो आपको बताना है कि संवैधानिक स्थिति जो है जिसमें खनिजों का जो अधिकार है उस पर किसका अधिकार है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्र सरकार का, ऑप्शन बी राज्य सरकार का, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आपको याद रखना है कि संवैधानिक स्थिति के अनुसार जो है खनिजों का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत जो है वो कौन है? यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन में जो है सबसे नवीनतम जो है सही तरीके से जो सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है, जो सिद्धांत दिया गया है उनमें से कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन की परिकल्पना,
ऑप्शन बी वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ऑप्शन सी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे नवीनतम सिद्धांत जो है वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, जो कि महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट सही तरीके से करती है। वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी कि क्रेटर और जो काल्डेरा स्थलाकृति है वो किससे संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है ज्वालामुखी क्रिया से, ऑप्शन बी पवन क्रियापन क्रिया से, ऑप्शन सी उल्कापात से, या ऑप्शन डी हिमानी क्रिया से। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है क्रेटर और काल्डेरा। क्रेटर के संबंध में जो है आपको एक चीज याद रखना है कि ये गोलाकार अवसाद होता है। ये क्या होता है guys? क्रेटर जो होता है ये आपका गोलाकार अवसाद होता है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि क्रेटर क्या होता है guys? ये इसका पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये गोलाकार अवसाद होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा अवसाद जो होता है वो कौन होता है। तो सबसे बड़ा अवसाद जो होता है ये होता है काल्डेरा। तो सबसे बड़ा अवसाद जो होता है वो कौन होता है guys? ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ा अवसाद जो होता है ये काल्डेरा होता है। तो गोलाकार अवसाद कौन होता है guys? ये ध्यान रखिएगा। तो गोलाकार अवसाद जो होता है ये होता है आपका क्रेटर, और सबसे बड़ा अवसाद जो होता है ये होता है काल्डेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे कह रहा है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आपको बताना है कि इंसुलिन में जो है वो कौन सी धातु है जो कि उपस्थित होती है। तो आपके ऑप्शन है जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टीन, या ऑप्शन डी लोहा। क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंसुलिन में जो धातु उपस्थित होती है वो होती है जस्ता। तो कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो जस्ता जो है ये इंसुलिन में उपस्थित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्न में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है। यानी कि आवास ऋण देने से जो है वो किस संस्था का संबंध है ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है एसबीआई से, ऑप्शन बी आईबीए से, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई से, या ऑप्शन डी आरबीआई से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आवास ऋण जो है वो कौन देता है। बहुत लोगों को लगता है कि आरबीआई देता है, जो कि ये रॉन्ग है। आरबीआई जो है वो आवास ऋण नहीं देता है। आपका आईसीआईसीआई जो बैंक है ये आपको आवास ऋण देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये जो आपका आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 2 था वो आज का क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है ये सेशन कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।